प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है। यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि आजम खान की न्यायिक जांच की मांग कर रही है, लेकिन आजम खान जमानत की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि आजम खान आदतन अपराधी हैं, इन पर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। 3 मामलों में जमानत मिल चुकी है। यूपी सरकार ने कहा कि आजम खान जमीन पर करते हैं, कई शिकायतें दाखिल हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या उन मामलों में जमानत मिली है। यूपी सरकार ने कहा है कि आजम खान आदतन अपराधी हैं, सारे दस्तावेज कुछ फर्जी हैं। यूपी सरकार ने कहा आजम खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। यूपी सरकार ने कहा है कि आदतन अपराधी हैं आजम खान, जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जो कुछ दस्तावेज हैं वो भी फर्जी हैं, जो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है। तो आजम खान से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा, और आजम खान की कह सकते हैं मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही यूपी सरकार ने कहा है कि आजम खान जमीन पर करते हैं, कई शिकायतें दाखिल हुई हैं जमीन मामले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन मामलों में क्या आजम खान को जमानत मिली है, ये भी पूछा गया है। तो यूपी सरकार ने कहा है कि आजम खान आदतन अपराधी हैं, सारे दस्तावेज जो हैं वो कुछ उसमें से फर्जी हैं, और यूपी सरकार ने यह भी कहा है कि आजम खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। तो यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा, और आजम खान आदतन अपराधी हैं, जो यूपी सरकार की तरफ से हलफनामा दिया गया वो हम आपको बता रहे हैं। आजम खान पर गंभीर मामले दर्ज हैं, ये सारी बातें सामने निकल कर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ ये भी है कि आजम खान को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे दस्तावेज हैं जो फर्जी हैं। इसके साथ ही साथ उनकी आदतों को देखते हुए भी कहा गया है कि वो अपराधी हैं, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। जमीन के कई मामले ऐसे जो हैं वो दर्ज हैं उन पे, और ये पूछा गया कोर्ट की तरफ से कि क्या उन मामलों में आजम खान को जमानत मिली है या नहीं। और आजम खान की कपिल सिब्बल ने कहा है कि आजम खान का उस स्कूल से कुछ लेना देना नहीं है, वो उस स्कूल को नहीं चलाते हैं, बस उसके चेयरमैन हूं। एफआईआर तब दर्ज हुई जब आजम जेल में थे। हमारे सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शंकर, अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बातें सामने आई हैं उसमें यह कहा गया है, और यूपी सरकार की तरफ से जो बातें सामने आई हैं कि आजम खान आदतन अपराधी हैं। अब इससे क्या समझा जाए? क्या आजम खान की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, आजम खान तो पहले से ही जेल में है, लेकिन जिस तरह से एक कहा जा सकता है कि कोर्ट में उत्तर प्रदेश के वकील के द्वारा जिस तरह से बाकायदा बताया गया कि आजम खान आदतन अपराधी हैं, यानी कि जिस तरह से आजम खान के खिलाफ दर्जनों मामले पहले दर्ज हैं, और जिस तरह से पहले भी इनके खिलाफ काफ़ी शिकायतें आई, काफ़ी मामले दर्ज हुए, और जिस तरह से लगातार उनके खिलाफ कई मामले देखने को मिले, तो उसी के लिहाज से ये शब्द का प्रयोग किया गया कि वो आदतन अपराधी हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पहले दर्जनों केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। हालांकि एक और भी आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक शब्द का और प्रयोग किया गया कि आजम खान के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा लगातार उस मामले के जो आईओ हैं, पुलिस के आईओ है, उसको बाकायदा धमकाया जा रहा है। तो इस मामले का भी जिक्र किया गया, और उत्तर प्रदेश की तरफ से एसजी राजू ने इस मामले पर बाकायदा उन्होंने कहा कि आजम खान के केस आईओ को धमकी दिया जा रहा है। शंकर, आपके पास आऊंगी। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्योंकि आजम खान को लेकर लगातार ये बातें सामने आ रही हैं, और ये भी है कि अब तो यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आजम खान जो है वो आदतन अपराधी हैं। हालांकि कोर्ट की तरफ से कहा गया है जितने भी मामले उनमें दर्ज हैं, क्या उनमें उनको जमानत मिली है, नहीं मिली है, इसको लेकर अब क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की भूमिका प्रोसिक्यूशन की होती है, और प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों को साबित करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करे। और आजम खान पर गंभीर प्रकृति के 80 से ज्यादा मुकदमे हैं। इन मुकदमों में सरकार की जमीनों को हड़पने के मुकदमे हैं। इन मुकदमों में गरीबों की, विधवाओं की, महिलाओं की जमीनों को हड़पने के मुकदमे हैं।
इन मुकदमों में फ्रॉड और जालसाजी करने के मुकदमे हैं, अपने पद का दुरुपयोग करने के मुकदमे हैं। तो गंभीर प्रकृति के ऐसे मुकदमे ऐसे व्यक्ति के ऊपर होते हैं जिसके अंदर कानून का कोई भय नहीं होता है, जो कानून को अपने पैरों तले लगातार रौंदता है, जो अभ्यासता अपराधी होता है। और ऐसे अभ्यासता अपराधियों की जमानत को मंजूर करना समाज के लिए खतरे उत्पन्न करना होता है। ऐसा व्यक्ति यदि जमानत पर छूट कर आता है तो अपने किए गए अपराधों के साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा दोबारा अपराध किए जाने की संभावना होती है। इसलिए ऐसे मामले में जमानत अर्जी रद्द किए जाने के लिए उनकी जमानत न मंजूर किया जाए, ऐसी अपेक्षा राज्य सरकार की ओर से जो राज्य सरकार के अधिवक्ता प्रस्तुत हुए हैं उनके द्वारा की गई है। और मैं मानता हूं आजम खान को निश्चित तौर पर जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आजम खान ने सत्ता के रसूख पर, सत्ता के दम पर लोगों को बहुत पीड़ित किया है। राकेश जी, और साथ में ये भी है कि कई ऐसे मुकदमे उन पर दर्ज हैं, जमीन को लेकर कई मुकदमे दर्ज हैं, साथ ही साथ जो दस्तावेज हैं वो कुछ फर्जी भी हैं। आप हमारे साथ बने रहिए राकेश जी। सपा प्रवक्ता हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं। अनुराग जी, क्योंकि आजम खां को लेकर जो बात सामने आई, यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है कि आजम खां आदतन अपराधी हैं। मुश्किलें तो पहले बढ़ी हैं, लेकिन और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। वो सरकार कह रही है आदतन अपराधी हैं जो सरकार के मुखिया और अपने ऊपर से लगे हुए आपराधिक मुकदमे हटाते हैं। वो सरकार कह रही है जो सरकार में चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे इनके मंत्री हो, जिन पे संगीन मुकदमे थे और संगीन मुकदमे अपने ही कलम से वापस कर लिए। अब वो सरकार ऐसी बातें कहेगी तो कैसा लगता है सुनने में, बताइए आप। और वो ज्ञान की बातें बताती है कि यहाँ पे दंगाइयों के ऊपर से मुकदमे हटा लिए और वो ज्ञान दे रहे हैं बैठ के। यहाँ पे सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ और सिर्फ देश को गुमराह करने का काम करती है। इनसे पूछिए क्या मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे नहीं हटाए? क्यों हटाए भाई? आप ताकत में हैं तो आप अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा लेंगे और अनुराग जी, आपकी इस बात का जवाब राकेश जी जुड़े हुए हैं, राकेश जी इस बात का जवाब देंगे। राकेश जी, जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं अनुराग जी, आप उनका जवाब दीजिए। देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि अनुराग भदौरिया जी को कानून की जानकारी होगी, लेकिन ये जानबूझ करके तथ्यों को सबके सामने तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं। संज्ञेय प्रकृति का कोई भी अपराध उसको सरकार अपने आप वापस नहीं ले सकती है जब तक कि कोर्ट की सहमति न हो। कोई भी अपराध वापसी के लिए कोर्ट में याचना की जाती है और कोर्ट निर्णय करती है। मैं याद दिलाऊं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने की जब अर्जी की थी तो कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया और कोर्ट ने बहुत तल्ख टिप्पणियां की थी कि आप आतंकवादियों को पद्मश्री का अवार्ड देना चाहते हैं। यानी आतंकवादियों पर मुकदमा वापस लेने की मंशा तो अखिलेश यादव की थी, लेकिन कोर्ट ने उसको मंजूरी नहीं दी थी। अगर ये कोई भी मुकदमा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने वापस किया है तो बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं वापस हो सकता है। ये जानबूझ करके झूठ तरीके से तथ्यों को रखने का काम करते हैं। बिल्कुल राकेश जी, आपके पास आ रही हूँ। अपडेट दे दे अपने दर्शकों तक कि आजम खां की जमानत पर फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। ये अपडेट ये है कि अभी जो है जमानत की जो बातें यहाँ पर सामने आई है उससे फिलहाल यहाँ पर सुरक्षित रखा गया। राकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए आप। नहीं, देखिए, मैं इतनी बात केवल कहूंगा कि विधि की बातों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की बजाय जो सत्य है उसको स्वीकारना चाहिए। आज उनकी जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित हुआ है। ये सच्चाई है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराधियों को जेल में भेज करके उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षित करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की सत्ता के समय में अपराधियों को खुला संरक्षण होता था और सत्ता में बैठे हुए लोग सीधे अपराध में लिप्त हुआ करते थे। आजम खान उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे सत्ता के दम पर उन्होंने गरीबों की जमीनों को कब्जा करने का काम किया, गरीबों की पूरी संपत्तियों को लूट लेने का काम किया, किस प्रकार से उन्होंने फर्जी दस्तावेज बनाकर अपने पुत्र को विधायक बनाने का काम किया। एक नहीं, संगीन ऐसे 80 से ज्यादा मुकदमे उन पर दर्ज हैं और इसीलिए आजम खान जैसे व्यक्ति की तरफदारी करना ये समाजवादी पार्टी की अपराध में संलिप्तता को दिखाता है कि कैसे ये सब चोर मौसेरे भाई आपस में रहे हैं और इसीलिए आजम खान के जेल जाने से इनको पीड़ा होती है। लेकिन हमारा विधिक व्यवस्था में विश्वास है, उनको जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है। इतने लंबे समय तक उनकी तमाम जमानत अर्जियां खारिज हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं सुप्रीम कोर्ट से इनकी ये भी जमानत अर्जी खारिज हो ताकि ये जेल की सलाखों के पीछे रहें और जो अपराध इन्होंने किए हैं उस अपराध की मुकम्मल सजा इनको जरूर मिले। और अगर जमानत मिल भी जाती है बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि योगी सरकार में देखा जा रहा है, यूपी सरकार में देखा जा रहा है कि अपराधियों पर लगाम लगाई जा रही है। हालांकि कुछ लोग को इन चीजों से दिक्कत भी है। बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका और अनुराग जी आपका। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर नया पेज, सरकारी वकील ने दायर की एक और याचिका।
नया वकील कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है और 3 बिंदुओं पर नए सिरे से जांच की बात की गई है। दोपहर 2 बजे कोर्ट में इस पूरे मामले में अहम सुनवाई होगी। तो एक नया मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी मामले में नए कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की जा रही है ताकि जो वजू खाने को बंद किया गया है उसको लेकर 3 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसी को लेकर सरकारी वकील ने दायर की है एक और याचिका और जो 3 बिंदु हैं उसको लेकर ये बात सामने आ रही है। दोपहर 2 बजे कोर्ट में सुनवाई होगी। वजू खाने को बंद करने की वजह से जहां से शिवलिंग मिला है वहां पर जो चीजें हैं उसको लेकर ये बात सामने आई है और नए कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति की मांग की गई है यहां पर। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो वजू खाने के पास जिसको बंद किया गया उसको लेकर ये बातें सामने आई है। जिला शासकीय अधिवक्ता ने ये याचिका डाली है और ये नया मोड़ देखने को मिल रहा है ज्ञानवापी सर्वे को लेकर। तीसरी बात ये है कि जो 3 बिंदुओं पर ध्यान देने की मांग की गई है वो कौन कौन सी बातें हैं वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि वो कौन सी बातें हैं। वजू खाने की पाइपलाइन को अलग किया जाए क्योंकि उसे बंद कर दिया गया है, उसकी सुरक्षा सीआरपीएफ को दे दी गई है। वजूखाना सील होने से मछलियों के जीवन पर संकट है क्योंकि वो बंद रहेगा तो मछलियों के लिए दिक्कत होगी। वजूखाने के पास शौचालय बंद होने से नमाजियों को दिक्कत होगी क्योंकि अब 20 नमाजी ही नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। ये छठी बात हम आपको बता रहे हैं वो कौन कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान केंद्रित किया गया। 3 ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर लगातार बात की जा रही है और नए नियुक्ति की मांग की जा रही है, नए कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की जा रही है और आज दोपहर 2 बजे इस पूरे मामले में कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। एक नया कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की है और जो सील हो जाने से ये जो 3 परेशानियां शासन को या मौके पे नमाजियों को जो हो रही है उसके निदान के लिए जब ये कमिश्नर जाएंगे और वहां देखेंगे कि नहीं नमाजियों को वास्तव में कष्ट हो रहा है तो कोर्ट इस पर 3 बिंदु महत्वपूर्ण है। उन्होंने 3 बिंदुओं पे ऑनरेबल कोर्ट का इस पिटीशन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराया है। पहला ये कहा है कि ये जो तालाब है वो 3 फीट गहरा तालाब है जिसमें पाइप व नल लगा है जिसका प्रयोग नमाजी वजू करने के लिए करते हैं। इस परिसर सील के होने के दृष्टिगत वजू करने के लिए पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना आवश्यक प्रतीत होता है। पहला जो उनका कहना है कि जो परिसर सील हो गया उसमें पाइपलाइन थी जहाँ से वजू करते थे नमाजी, तो उस जो पाइपलाइन है उसको सील क्षेत्र से बाहर करना जरूरी समझ में आ रहा है इनको। फिर सील के परिसर में कुछ शौचालय हैं जिनका प्रयोग नमाजी करते थे, इनकी कोई अन्य एंट्री नहीं है। तो दूसरा भी मानवीय सवाल उन्होंने उठाया है कि सील हो जाने से वहाँ जो शौचालय था वहाँ तक नमाजी पहुँच नहीं पा रहे हैं। तीसरा एक और मानवीय पहलू उन्होंने लिखा है कि मानव निर्मित तालाब में पानी भरा हुआ है जिसमें कुछ मछलियाँ हैं। परिसर के सील बंद होने की दिशा में मछलियां भी बंद हो गई हैं उनके जीवन को, तो पर्यावरण का एक इशू उठाया है कि मछलियां जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो वहां पे मर रही हैं, तो उसके लिए भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करना उनको उचित प्रतीत हो रहा है। तो ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष के वकील का दावा है कि मस्जिद में शिवलिंग नहीं फवारा है। जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत है। मत कहें एक राखी हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष मत कहें, एक राखी सिंह महिला है, उनके साथ 2-4 महिलाएं हैं, ये उनका दावा है। क्या हकीकत है इसमें? देखिए हकीकत असल में वो फव्वारा है। फव्वारे के बीच में पानी निकालने के लिए एक टेक्निक अपनाई गई है जिससे कि पानी निकलता था और अगल बगल के टोटियों से पानी निकलता था। वो पानी का जब ऊपर आता था तो एक अच्छा शेप देता था। वो फव्वारे की टेक्निक है, न कि ज्योतिर्लिंग है। तो ये शिवलिंग की जो बातें हो रही हैं, अदालत ने जो इसके ऊपर अचानक जो है आदेश दिया वहाँ पे सीज करने का, क्या इसके लिए आप अपर कोर्ट में कल ही अप्लाई करेंगे या आज अप्लाई करेंगे? नहीं, इसके बारे में अभी कमेटी से इसमें फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन कोर्ट का जो ऑर्डर है, ऑर्डर का हम सम्मान करते हैं। लेकिन हम अधिवक्ता हैं, हम कोई भी कोर्ट के ऑर्डर को जो मैंने देखा वो ऑर्डर अगेंस्ट द प्रोसीजर, अगेंस्ट द लॉ और इलीगल ऑर्डर है, बिना हमें मौका दिए। तो लगातार बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।
न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट दफा हर रोग दफा। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस मामला दर्ज कर पड़ताल में जुटी। दिल्ली में आज फिर चलेगा बुलडोजर। पुरानी दिल्ली के कोतवाल इलाके में हटाए जाएंगे अतिक्रमण। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बुलडोजर की कार्रवाई को बताया गलत, कहा बिना कागज देखे हो रहा एक्शन। राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के बेटे रोहित जोशी पर रेप केस में दिल्ली पुलिस ने कसा शिकंजा। रोहित की तलाश में जयपुर में कई जगहों पर मारे छापे। पुलिस ने 18 मई तक पेश होने का जारी किया नोटिस। असम के 20 जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। अब तक 2 लोगों की मौत, करीब 2 लाख लोग हुए प्रभावित। राहत और बचाव में जुटी सेना और एसडीआरएफ की कई टीमें। बांदीपुरा में एक एनकाउंटर की जांच के दौरान लश्कर आतंकियों की मददगार महिला गिरफ्तार। सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों और उसके 4 सहयोगियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के कराची में जोरदार बम धमाका, एक महिला की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल। मरियापुल में अजोवस्ताल प्लॉट पर जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को निकाला गया। रूस के राजी होने के बाद सुरक्षित जगहों पर ले जाए गए सैनिक। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई खुशी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब पेट्रोल की किल्लत। प्रधानमंत्री रनिल विक्रमासिंघे बोले, एक दिन का ही बचा स्टॉक, रोजाना 15 घंटे बिजली कटौती के दिए संकेत। सलमान खान ने शेयर किया किच्चा सुदीप की 3D मिस्ट्री थ्रिलर विक्रांत रोना का ट्रेलर। 14 भाषाओं में रिलीज होगी फिल्म। नेहा और आयशा शर्मा लेकर आ रही हैं पर्सनल लाइफ पर आधारित शो शाइनिंग विद द शर्मास। फैंस को वीडियो का बेसब्री से इंतजार। डेविड वार्नर की नन्ही बेटी पर चढ़ा पुष्पा का कुमार, वीडियो शेयर कर लिखा, इंडिया से आने के बाद नॉन स्टॉप कर रही है पुष्पा डांस। इब्राहिम अली खान रेस्तरां के बाहर फैंस से घिरे, खींचातानी के बीच बने रहे कूल, वीडियो हो रहा वायरल। रोमांटिक वेकेशन फोटोज के साथ कैटरीना ने खास अंदाज में किया पति विक्की को बर्थडे विश। एक्टर ने कमेंट कर लिखा, शादीशुदा वाला बर्थडे। बालों में गजरा लगाए दिखी शहनाज गिल, कभी ईद कभी दिवाली के सेट पर एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक हुआ लीक। फैंस बेसब्री से कर रहे हैं फिल्म का इंतजार। भारती सिंह ने मजाक में पार कर दी हद, बाद में सोशल मीडिया पर हाथ जोड़कर मांगी पड़ी माफी। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस निकी तंबोली ने पहनी बोल्ड ड्रेस, थाई हाई लिस्लेट से साफ फ्लॉन्ट किए टूल लैंप्स, कांति लाना अदाओं से फैंस को दीवाना बनाया। ट्रांसपेरेंट पैंट ब्रालेट पहन नूरा ने खिंचवाई हॉट फोटोज। एक्ट्रेस के अंदाज ने फैंस को दीवाना बनाया, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। रोहित शेट्टी की वेब सीरीज के लिए पसीना ही नहीं खून भी बहा रहे सिद्धार्थ मल्होत्रा, वीडियो में दिखाया एक्टर का एक्शन अंदाज। बिकनी पहन पूल में उतरी रुबीना दिलाक, दिलकश तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की। फैंस ने भी कमेंट किया। श्वेता तिवारी के दिलकश अदाओं ने फैंस को बनाया दीवाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पिक, फैंस ने जमकर तारीफ की। और ज्ञान वापी से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, अपडेट दे दे आपको कि सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। एडवोकेट कमिश्नर ने 2 दिन और मांगे हैं। एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने ये वक्त मांगा है ताकि जो सर्वे हुआ है 14, 15, 16 मई को उसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार की जा सके, इसके लिए थोड़ा वक्त मांगा है। एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने ये वक्त मांगा है। तो ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि ज्ञान वापी मामले से जुड़ी हुई है। और सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने के लिए वक्त मांगा गया है क्योंकि आज ये सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी जो कि
आज ये रिपोर्ट नहीं सबमिट की गई है और इसी के लिए एडवोकेट कमिश्नर ने 2 दिन का वक्त मांगा है, 2 दिन का समय मांगा है, ताकि जो सर्वे किया गया है, ये 3 दिन तक जो ये सर्वे चला है, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो 2 दिन के बाद पेश की जा सके। क्योंकि इस सर्वे के दौरान ये भी देखा गया है कि वीडियोग्राफी भी की गई थी और ये संवेदनशील मामला है, इसीलिए इस रिपोर्ट को तैयार करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 50% तक ये काम हो चुका है, जो कागजी कार्रवाई है 50% और ये काम बचा हुआ है और इसीलिए ये वक्त मांगा गया है ताकि इस 2 दिन में ये पूरी रिपोर्ट तैयार की जा सके और कोर्ट में ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जा सके। हालांकि अब देखना ये होगा कि क्या जब 2 बजे सुनवाई होगी तो 2 बजे सुनवाई के दौरान क्या कुछ और बातें सामने निकल कर आती हैं कोर्ट की तरफ से। सिद्धार्थनगर में 14 मई को महिला की गोली लगने से मौत के मामले में पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है और गोली चलाने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सदर थाना क्षेत्र के भीमापार निवासी जितेंद्र यादव नाम के व्यक्ति ने 14 की रात में इस्लाम नगर में हुई घटना में गोली चलाई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्त जितेंद्र यादव के पास से 315 बोर का देशी तमंचा, जिसके चैम्बर में खोखा कारतूस फंसा हुआ था, बरामद हुआ है और घटनास्थल पर जो बुलेट मृतका के परिजनों द्वारा पुलिस को दिया गया है वो भी 315 बोर का है। इसके अलावा घटनास्थल से कई साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने इस घटना के असली अभियुक्त जितेंद्र यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पकड़े गए अभियुक्त के गौ तस्करों के साथ पुराने संबंध रहे हैं। की सूचना थी। पूर्व में भी इस गांव के 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे जिनके पास से गौ मांस बरामद हुआ था। इस गांव में लगभग 7 हिस्ट्री शीटर हैं और 16 अभियुक्त हैं जो गोकशी के अभियुक्त हैं। तो पुलिस को दोबारा से जब सूचना मिली, पुलिस उस सूचना पर अपनी टीम के साथ वहां पर गई। पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। इसी दौरान गांव के लोगों ने, महिलाओं ने वहां पर पुलिस का पुरजोर विरोध किया। पुलिस वहां से विड्रॉ हुई। इसी दौरान किसी व्यक्ति ने फायर किया। जो व्यक्ति जितेंद्र नाम है, जिसका बाद में पता चला जितेंद्र सन ऑफ धर्मपाल यादव, और ये भीमापार में रहता है। इस व्यक्ति के द्वारा ये वहीं पे मौजूद था। बताया जा रहा है कि इसका वहाँ के जो गोकश हैं, उस एरिया के कुछ गोकशी में जो इन्वॉल्व लोग हैं, उससे इसकी बातचीत है, इसका उठना बैठना है उनके साथ में। उसी सिलसिले में वहाँ पे मौजूद था और इसी के द्वारा वो फायर किया गया। जो तमंचा इसके पास से बरामद हुआ है और जो गाँव वालों ने गोली मौके से बरामद की है, दोनों मैच करते हैं, 315 बोर के हैं और उसमें कारतूस भी खाली फंसा हुआ खोखे में, तमंचे में बरामद पुलिस ने किया है। सर, जो पुलिस वहाँ की करते हैं उनके असलाहों की भी चिकित्सा हुई, क्या उनके से पाएगी? हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद, सिद्धार्थनगर पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन अब यह है कि आगे और किस तरीके से कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल। जब सिद्धार्थनगर जिले में आईजी बस्ती आईजी रेंज के अधिकारी आए थे, जिन्होंने सिद्धार्थ सबसे पहले जो बीती रात 14 तारीख को जो घटना हुई थी जिसमें महिला को गोली लगी थी, उसमें सबसे पहले सिद्धार्थनगर पुलिस के ऊपर 302 के तहत मुकदमा लिखा गया था। उसके बाद उसमें जो नया खुलासा है उसमें ये कहा गया कि पुलिस को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है और इसमें एक जितेंद्र यादव नाम का व्यक्ति है जिन्होंने महिला को गोली मारी। बिल्कुल शरद, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो और वेलकम टू ज़ेड-पे न्यूज़ 18 प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में मैं आपके साथ रंजना रावत। पिछले एपिसोड में हमने आपको अल्टकॉइन सीजन के बारे में बताया था। इस हफ्ते हम जानेंगे कि 3 ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का पता चलता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी वोलेटाइल नेचर के होते हैं, इसलिए कोई परफेक्ट इंडिकेटर तो नहीं है जो अपकमिंग अल्टकॉइन सीजन का संकेत दे सके, लेकिन कुछ इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले अल्टकॉइन सीजन के कुछ संकेत दे सकते हैं। जब
जब बिटकॉइन बुलिश हो जाए तो नए इन्वेस्टर्स ज्यादा प्राइस की वजह से उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और ऐसे में उनका रुझान अल्टकॉइन की तरफ बढ़ता है। बिटकॉइन के अलावा भी लार्ज मार्केट कैप वाले पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी हैं जो BNB और एथर यानी कि ETH जैसे अल्टकॉइन के प्राइस बढ़ते हैं तो इसका फायदा दूसरे अल्टकॉइंस को भी मिलता है। ये वैसे ही है जैसे इन्वेस्टर्स बिटकॉइन से अपना फंड किसी दूसरे पोटेंशियल प्रॉफिटेबल अल्टकॉइन इन्वेस्टमेंट्स में मूव करे। ब्लॉकचेन ट्रेंड्स एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है जो किसी खास अल्टकॉइन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। जैसे 2020 में डेफी ट्रेंड में था जिसकी वजह से डेफी अल्टकॉइन ने अच्छा परफॉर्म किया। मेटावर्स ट्रेंड की वजह से भी अल्टकॉइन को फायदा हुआ क्योंकि मेटावर्स को एक्सेस करने के लिए अल्टकॉइन जरूरी है। इन तमाम इंडिकेटर्स के बावजूद ये कह पाना मुश्किल है कि अल्टकॉइन खरीदने का सही समय क्या है। ऐसे में इसलिए क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है। ऐसे में निवेश करने से पहले डू योर ऑन रिसर्च, समझे कि अल्टकॉइन सीजन कब से शुरू हो रहा है और ज़ेप्पे से अल्टकॉइन खरीदे। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर।